नमस्कार, मैं चंदा वीरानी मुंबई से आप सबका एसके टीवी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाऊंगी जिन्होंने बचपन से अब तक अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ संगीत को समर्पित की है। जिनके गुरु हैं हमारी लता दीदी, जिनके कदमों पर वो आज भी चल रही है। हर चीज में उनको सिर्फ लता जी ही दिखाई देती है, चाहे गीत हो, संगीत हो। एक प्रेरणा जो बनती है लता जी के प्रति, वो आज आपको सुनने को मिलेगी कि किन मुश्किलातों का सामना करने के बाद आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं जहां पर न वो सिर्फ संगीत की देवी कहलाती है, लेकिन वो खुद तो एक डॉक्टर भी है। शायद आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये मल्टी टैलेंटेड लेडी हमारे पास है और उनके साथ उनकी परी दीदी माया जी भी है। तो इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं यही कहूंगी कि कुछ सवाल हम पहले माया जी से पूछेंगे, क्योंकि माया जी वो शख्सियत है जिन्होंने अपनी छोटी बहन अपर्णा जी को इतना प्रोत्साहित किया कि आज वो इस मुकाम पर खड़ी है। अपर्णा जी से तो बहुत सारे सवाल पूछने ही हैं, लेकिन माया दीदी इनकी बड़ी बहन, उनसे आज हम पूछेंगे कि आपको माया जी, आपको हम कुछ सवाल पूछेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय तो पहले दीजिए। मेरा परिचय आज तक के लिए इतनी बड़ी बहन थी और मैं हमेशा इसके साथ रही हूँ। ये बचपन से गा रही है और आज किस तरीके से गा रही है ये तो आपने देखा। स्पेशली मैं बोलना चाहती हूँ कि जस्ट अभी कुछ ही दिन पहले इसकी सर्जरी हुई और उसके पहले का जो प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में ये बहुत ही टेंस थी कि अब वो गा पाएगी या नहीं और किस तरीके से रिस्पॉन्स देगी, उसकी बॉडी उसको कैसा वो गा सकेगी। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ जिस तरीके से आज इसने गाया अभी, तो मैं तो एकदम खुश हो गई कि भाई चलो ये फिर से रिटर्न आ गई है। तो आज बचपन से मैंने इस अपर्णा को देखा और आज जो है तो मैं तो भगवान को शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये सही में जो भी उसको बनना था या जिस तरीके से उसका आगे बढ़ना था वो उसने जिंदगी में आज तक पाया है। जी जी माया जी, मुझे एक बात बताइए, किस मोड़ पर आपने जाना कि आपकी छोटी बहन बहुत ही प्रतिभाशील है और वो आगे चलकर भी काफी कुछ कर सकती है? किस मोड़ पर आपने ये महसूस किया? मोड़ देखिए, मोड़ तो कैसा है कि बचपन से गाना गा रही थी, पिताजी ने ही जाना कि ये बहुत अच्छा सिंगर बन सकती है और उनकी ये इच्छा थी। एक डैडी तो पिताजी तो सोचते थे अपनी बेटी के लिए, तो वही उन्होंने भी सोचा कि मेरी बेटी बहुत अच्छा गा रही है, सेम टू सेम लता जी गा रही है, क्योंकि अपने पिताजी तो यही सोचते हैं कि मेरी बेटी बहुत अच्छी है, तो ये तो वही वो भी वही सोच रहे थे। तो उन्होंने एल्बम भी बनवाया, हम लोगों ने बहुत कुछ किया, एल्बम हुआ, रिलीज भी हुआ था, बहुत बहुत बड़े बड़े सिंगर्स ने गाया था उनके साथ में हमारे एल्बम में। तो उस मोड़ पे हमने तो यही सोच के किया कि हमारी बहन अभी बहुत अच्छी सिंगर बनेगी और चलो ठीक है कि वो एल्बम इतना अच्छा भी रिस्पॉन्स मिला उसका। लेकिन जिस प्रकार से इसने फिर से एक उम्मीद के साथ जब स्टार्ट किया और जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगी, तब हम लोगों को लगा कि ये अभी बहुत कुछ करेगी। और मैं तो सोच रही थी जो मैंने सोचा था उससे कई गुना बहुत अच्छा उसने किया है। भाई जी, एक प्रश्न मेरे मन में है कि आपके परिवार में और कौन गायक है? जी नहीं, ऐसे मतलब इसके तो जैसे तो कोई हम लोग तीनों भी नहीं गाते। मेरे दो छोटे भाई हैं और मैं, हम तीनों तो बाथरूम सिंगर हैं, तो हम लोग तो गा नहीं सकते।
लेकिन हम लोग वो भी ये गा रहे हैं, उसमें बहुत खुश है। यानी कि इनकी खुशी में ही आपकी खुशी थी कि सवाल ये गा रही है तो हम खुश हैं। बराबर। और प्रोत्साहन देते समय आपको लगा होगा ना कि ये इतनी प्रतिभाशाली है कि बहुत आगे जा सकती है। क्योंकि इसका सेम वॉइस था, सेम है। अभी मैं बड़ी बहन हूँ, शायद आपको लगेगा कि ये गलत बोल रही है, लेकिन ये जब बचपन में गाती थी तो सेम लता जी जैसे गाती थी। इसका आवाज़ सेम टू सेम था और वो वही पीच था, मतलब वो जो स्केल है वो स्केल सेम है, उसी स्केल में वो गाती थी। जो भी इसने कॉलेज में गाने गाए या फिर बाद में भी गाने गा रही थी, हम लोगों ने बहुत प्रोग्राम किए, उसमें जो भी गाने गाए ये सेम रेंज में गाते थे। तो मैं तो सोचती हूँ कि मेरे लिए तो मेरी लता ही है। क्या बात है, क्या बात है। अपर्णा जी, अब आपका समय है। मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, कुछ हमारी ऑडियंस के पास भी है और उन सवालों का जवाब तो आप दोगे ही। सबसे पहले एक सवाल मेरे मन में या सभी के मन में ये होगा कि मुश्किलातों का सामना करने के बाद आप इस मुकाम पर आए हो। हाँ, पहले तो मेरे सामने मनोहर जी, कृष्ण जी और बहुत बड़े बड़े हस्ती बैठे हैं, उनमें मैं इधर बैठी हूँ तो मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है कि दे डिजर्व मोर। ऐसा है कि मुश्किलात क्या कहूँ मैं, बस संगीत लता जी की आवाज़ ने मुझे 4-5 साल की थी तब से खींचा। फिर डैडी रफ़ी साहब को बहुत सुनते थे तो रफ़ी साहब को बहुत सुना और लता रफ़ी, इन दोनों की आवाज़ ही मेरा जीवन बन गया। मैं इतनी उसमें भूल गई कि वही जुनून था। कुछ चीज़ें शायद मैं नेचुरली बोलती जाऊंगी जो नहीं भी हो सकती बोलनी चाहिए, बट मैं बोलती जाऊंगी क्योंकि मुझे नेचुरल ओरिजिनल रहना अच्छा लगता है जो भी। तो गाती रही डैडी की गाइडेंस में गाती गई। ये करते करते जब मैं 10th में थी तो मेरी माँ बोली कि तू इतना अच्छा गाती है, तू क्लासिकल सीख। तब मम्मी थी और मेरी और मम्मी की कंपटीशन में मम्मी जीतती थी, मेरे से अच्छी आवाज़ थी मम्मी, तो हम दोनों की कंपटीशन में वो जीतती थी। तो बोली, वो रेडियो पे गाई थी एक बार, लेकिन तब के ज़माने में इतना लड़कियों को सबको मौका नहीं मिलता था और सब मेरे जैसे ऐसे नहीं थी कि हाँ लड़ाई करके इसे हम निकलेंगे बस तलवार लेके। तो मम्मी समझदार, घरेलू, फैमिली ओरिएंटेड, शादी के बाद वो अपना घर, हम 4 बच्चों को संभालने में ही थी। तो मम्मी ने मुझे लेके क्लासिकल सीखने के लिए सबसे पहले बीना चक्रवर्ती करके एक रेडियो आर्टिस्ट थे, उनके पास लेके गई माँ। और वहाँ मैं गई तो वो बोली, अरे वाह ये तो बहुत फास्ट लर्नर है। आई थिंक मैं तब थी, अब मैं बहुत स्लो हो गई हूँ, बट तब थी शायद। तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट में वो कुछ भी गाएंगे तो मैं बोलती थी, उसने शायद सीधा मेरे हाथ में हारमोनियम कॉर्ड में बोले सबसे गवा के बैठो। तो मैं बोली ये भी सीखने आई हूँ कि क्या है। तो मैं बोली मम्मी वहाँ तो थोड़ा अलग चल रहा है। फिर भी 2-5 महीने सीखा मैंने। बाद में घर में पढ़ाई का थोड़ा कोर्स था, मम्मी बोली पढ़ाई के साथ साथ गाना करना है, ठीक है। फिर 12th हुआ, मेडिकल का एडमिशन भी हुआ और मेडिकल में मुझे हॉस्टल में मैंने जो गाया उसके बाद सबने मेरे सर में फिर भूत डाल दिया, तू क्या इधर मेडिकल का सीट वेस्ट करने आई है, ऐसे करके जी। ये मुश्किलातें ऐसी हो गई बाद में कि मैं लता जी को दिख तो फॉलो करती थी। इसमें डैडी ये सब बोलते हैं, मुझे मालूम है मैं क्या गलत गाती हूँ या कितना कम या कितना ज़्यादा परफेक्ट आ रहा है, बट सीखती गई मैं। उसके बाद मम्मी का अचानक देहांत हुआ हार्ट अटैक में और वहाँ से मेरे डैडी ने फिर 1991 से एक शाम माँ के नाम ये प्रोग्राम आयोजित करने शुरू किए, जिसमें मैं माँ को श्रद्धांजलि देते हुए 10 साल तक मेरी शादी होने तक गाई। और शादी भी एक्सीडेंटली हुई तो वो किस्सा अलग से बताऊंगी, बट शादी के बाद मेरे पति मुझे अंधेरे लेके आए कि ये जो तू गा रही है, यहाँ मेरे पास भावेश जी आए हैं जो डोंबिवली में मेरे साथ जुड़े हुए थे, मेरे स्टूडेंट थे डोंबिवली के।
भावेश जी। और मेरे पति बोले यहाँ इतना तो आ करके बैठे कौन सुनेगा, चल अंधेरी में। तो हम अंधेरी आए और अनफॉर्चुनेटली थोड़ा मुझे यहाँ का क्लाइमेट या जो मेरे मैच नहीं हुआ, थोड़ा टाइम लगा मुझे सेट होने को वोकल कॉर्ड्स को। बट उसमें भी मैंने 500 प्लेबैक किए, मराठी, हिंदी, पंजाबी, भोजपुरी, कन्नड़ा और गुजराती, ऐसे 6 लैंग्वेज के लिए मैंने प्लेबैक किया। वो छोटे स्केल पे रिकॉर्डिंग मिलते थे, छोटा मोटा एनवलप मिलता था, कभी चेक बाउंस भी होते थे, कुछ चेक मिलेगी नहीं कभी। कोई रिग्रेट नहीं था, मैं पैसे के लिए नहीं गा रही थी, मेरा जुनून था, संगीत से प्यार था और मुझे कोई बुला के कुछ तो दे रहे तो उस पर खुश थी मैं और गाती गई। क्योंकि मेरे पास मेरी माँ ने जो मेडिकल प्रोफेशन दिया वो भी एक था कि जब अगर मैं कमा नहीं पाई संगीत से तो प्रोफेशनल मेडिकल डॉक्टर में हूँ। यही सवाल मैं पूछने वाली थी, मेरा आज का सवाल यही था। साथियों, एक बात बता दूं मैं आपको, जहाँ तक मुझे ज्ञान है कि हमारी अपर्णा जी एक डॉक्टर बनने जा रही थी। डॉक्टर बनते बनते एक महान गायिका बन गई और लता जी के कदमों पर चलने लगी। तो मुझे यही पूछना था कि ये कैसे हो गया कि आप डॉक्टर जाते जाते अब वापस आके गीतों में पढ़ गई? नहीं, मैं 4 साल की थी तब से सिंगर हूँ, क्योंकि मुझे याद है तब से मैं गा रही हूँ। डॉक्टर तो मेरी जर्नी में आया, एजुकेशन तो मैं करती गई और डॉक्टर बनी, लेकिन गायिका मैं पहली हूँ, मैं अपने आप को सिंगर मानती हूँ। और फिर डॉक्टर मेरे साथ जुड़ा है, वो ज्ञान है, तो मैं अपने मेडिकल फील्ड का थोड़ा बहुत यूज मुझे होता है फैमिली मेम्बर्स में या अपने दोस्तों में, या जो मेरे पेशेंट बनते जाते हैं, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उन्हें पूरी तरह ठीक कर दूँ। एक सवाल बहुत देर से मैं तो नहीं आता है पूछूं या नहीं पूछूं, लेकिन पूछ ही लेती हूँ। ये बताइए, आज जिस मुकाम पर आप पहुंचे हैं उसके यानी कि म्यूजिक क्षेत्र में आपको क्या तकलीफ है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बहुत आसान नहीं है। तकलीफें ऐसी होती है कि हमें अपने दायरे फिक्स करने होते हैं कि मुझे यहाँ तक जाना है, यहाँ से ये करना है, ये नहीं करना है। जिन्होंने स्ट्रगल किया है म्यूजिक लाइन में उनको समझेगा कि कुछ अपने अपने कंडीशंस रहती कि मुझे इतना करना है। और मैं आज बहुत खुश हूँ, जितनी भी तकलीफें आई लेकिन मुझे वो सब मिला। मतलब एक फैमिली का सुख, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरे पेशेंट भी ठीक हो जाते हैं मेरे से, और आप सब इतने लोग मुझ पे ट्रस्ट करके जुड़ते जा रहे हो। तो जो तकलीफ है वो मैं भूल ही गई हूँ। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं गा रही हूँ, कब से गा रही हूँ और अभी भी गा रही हूँ और गाती रहूँगी। ये बात सही है कि जिसको फैमिली का सपोर्ट मिलता है, परिवार जिसके साथ रहता है, वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है और अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। जिस तरह से अपर्णा जी ने अपनी मंजिल को पाया है, क्योंकि उनके पास उनके हस्बैंड का, बच्चों का, अपने दीदी का, फादर का, परिवार का बहुत अच्छा सपोर्ट था। और एक बात बताइए अपर्णा जी, जिस मुकाम पर आप पहुंचे, क्या आपने कोई एल्बम रिलीज किया है आज तक? मुकाम तो मैं नहीं जानती, शायद डैडी का सपना बहुत ही बड़ा था मेरे लिए। उनका सपना उतनी हद तक मैं पूरा नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मैंने मेरे डैडी के लिए पापा तुम्हारी नन्ही परी ये गाना लिखा, कंपोज किया और उनके जन्मदिन पर उन्हें गिफ्ट किया था। और वो बोले अब मुझे इसके बाद तो कुछ भी गिफ्ट मत दे, मुझे अल्टीमेट गिफ्ट मिल गया है। तो वो एक गाना मैंने डैडी के लिए किया। आई तुझे आठवण येते, ये भी है मैंने माँ के लिए किया एक गाना। बहुत ही खूबसूरत गीत है, आई तुझे आठवण येते, शायद यही शब्द। आई तुझी आठवण येते, आई तुझी आठवण येते, अंतरी की एक तार तुझे, आई तुझी आठवण येते। हर माँ के लिए एक तालियां हो जाए
खूबसूरत गीत है। अंतरात एक काय तार टूटते, समथिंग लाइक एक तार टूटते। क्या शब्द है, शब्द भी इनके ही हैं, गीत भी इनके, संगीत भी इनके, गायिका भी यही है। तो ऐसे टैलेंटेड जो लोग होते हैं वो आसमान को छू ही लेते हैं। तब तक हम पूछेंगे, किसी और को सवाल पूछना है तो मैं माइक दे दूंगी। सभी को नमस्कार। मैं एडवोकेट विनोद पाठक। एडवोकेसी से पहले मैं जर्नलिस्ट भी रहा हूँ, संपादक के तौर पर, और कई अखबारों में मेरे कॉलम्स भी आते हैं। मेरा एक प्रश्न था, आप प्रोफेशनली डॉक्टर हैं, लेकिन संगीत को, जैसे आप म्यूजिक कंपनी को आपने जो है बनाया, आपका मूल उद्देश्य क्या था? जब हर व्यक्ति का एक जैसे एक उद्देश्य होता है, आपका अपना उद्देश्य क्या था? और आपका इतना समय देने के बाद अपने आप को क्या आप सेटिस्फैक्शन महसूस करती हैं? मेरा एक सवाल। बहुत अच्छा सवाल है कि उद्देश्य क्या है, पर्पस ऑफ लाइफ। हम जो भी करते जा रहे हैं उसका एक पर्पस होना चाहिए। संगीत से प्यार ये तो था ही मुझे, जो मुझे डोंबिवली से अंधेरी तक खींच के लाया। बहुत सारे मेरे पहचान के म्यूजिक डायरेक्टर हैं और अच्छे अच्छे बड़े नामचीन कलाकार जो मुझे जानते हैं। मैं तो सबको जानना अलग बात है, जो मुझे जानते हैं। लेकिन जो होड़ चल रही है ना, कॉम्पिटिशन, मुझे आगे जाना, मुझे पहला गाना गाना वगैरह, वो होड़ में मैं नहीं उतर सकती थी। मेरा परिवार था, मेरा बच्चा था, मेरा पति, घर देख के मुझे करना था। तो मैंने ये ध्यान रखा कि मेरा सब वो भी स्मूथली चले और मेरा संगीत ना रुके। तो मेरे पिताजी ने जो मेरे नाम से अपर्णा एंड प्रोडक्शन नाम की म्यूजिक कंपनी रजिस्टर्ड की थी, मम्मी की डेथ के बाद शुरू हुआ संगीत का सफ़र था। 96 में कंपनी रजिस्टर्ड की थी। वो कंपनी मैंने फिर से रिन्यू की 2011 में, और तब मैंने अपने को खुद को भी उसमें चांस दिया। और मेरे जैसे संगीत से प्यार करने वाले, जो मेरी ही तरह सब कुछ संभाल के, अपना परिवार घर द्वार संभाल के गाना गाना चाहते हैं, उन सबको मैंने स्टेज देना शुरू किया। उनको मैंने एल्बम में गवाया। लिखो, जो लिखता है तो आओ लिखो, कंपोज करते हैं आओ आओ लिखो। और मैं भी गाई, और सबको मौका देने के लिए मैंने ये आप म्यूजिक कंपनी, आपकी अपनी प्रोडक्शन कंपनी, आप म्यूजिक कंपनी आर्टिस्ट एंड परफॉर्मर्स के लिए शुरू की। तो ये मेरा उद्देश्य था कि सबको मौका मिले जिनको कहीं और मौका नहीं मिलता। ये आप कंपनी जो आपने बनाई थी, वो आज क्या सिखाती है, इसके बारे में बताइए। जी, मैं तो सीखती जा रही हूँ, तो मुझसे लोग जुड़ते जा रहे थे कि हमें सीखना है। पहले मैंने बेसिक शुरू किया तो उन्हें आनंद मिलने लगा, तो मैंने थोड़ा और आगे जाना। ऐसे करते करते मैं भी सीख रही हूँ। गुरुकुल ऑफ आप म्यूजिक कंपनी में हम गा रहे, सीख रहे, सिखा रहे, एक दूसरे को सीखते जा रहे हैं। मुझे कुछ खास नहीं आता, थोड़ा बहुत सीखा है इतने सालों में, वो मैं अपने को जो आता है वो सिखाती रहती हूँ। इतना ही। आपने शायद डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और कराओके कोर्सेज शुरू किए, वो बताइए। हाँ, बस बेसिक कोर्स होते हैं, डिप्लोमा कोर्स होते हैं। और मेरी प्यारी रमनी बोली, मेरा तो डिप्लोमा कोर्स हो गया, अब मैं जो आपके साथ सीखते रहना है। तो मैंने डिग्री कोर्स भी अनाउंस किया कि आगे और सीखेंगे, उसको डिग्री कहते हैं। हमारे ऑल राइट्स आर रिजर्व अंडर आप म्यूजिक कंपनी, और हम कोई भी किसी के साथ भी अलाइनमेंट ये वो नहीं। हमारा अपना ज्ञान में हम चलते जा रहे हैं, वो ईश्वर को पता है कहाँ तक पहुँचाना है। आप कंपनी को आप किस तरह से देखते हैं? आप म्यूजिक कंपनी, ये आखिरी सवाल होना चाहिए क्योंकि बाकी लोगों के गाने रह जाएंगे। ये आखिरी सवाल का जवाब देते हैं, और ये है ऐसे कि आप म्यूजिक कंपनी, जब अब मेरा ऑपरेशन हुआ और कुछ शुरू के कुछ दिन माया थे, रमनी जी जानते हैं कि मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा ऐसा हुआ कि गए, अब गया मेरा संगीत, मेरी कंपनी, अब इसका क्या होगा। तब मुझे एक कल्पना, क्रिएटिव आइडिया तो आते रहते हैं ना क्रिएटिव होती में आपको। तो मैंने एकलव्य, ये एक मंदिर बनाने का सोचा है, क्योंकि मैं लता जी की खुद को एकलव्य मानती हूँ।
इतने साल हो गए अभी तक मैंने अपना गुरु नहीं बदला है। तो मैं एकलव्य मानती हूँ और मैं एक मंदिर बनाना चाहती हूँ जिसमें मेरी एक मेमोरी है खास लता जी के साथ। मुझे एक ही बार लता जी को मिलने का मौका मिला प्रभु कुंज में, जब मैं हृदयनाथ मंगेशकर जी के साथ एक शो हुआ मेरा हाउस वेलकम। उस दौरान रिहर्सल के लिए मैं गई थी प्रभु कुंज और हर बार इस आशा में जाती थी कि मुझे लता जी का दर्शन होगा। और ये चौथी बार था। हर बार मैं बुके लेके जाती थी कि आज लता जी मिलेंगी तो दूंगी, और नहीं मिलती थी तो हम वहाँ पे जो भी थे उनको दे के आते थे। और जब मैं गई, दरवाज़ा किसी ने खोला, पीछे लता जी थी और जिसे मैंने देखा, मैंने उनके चरणों में बुके रखा और मैं धो धो करके रोने लग गई, क्योंकि मैंने उनकी एक एक लाइन एक एक हज़ार बार सुनी थी। मेरे इतने क्लोज लता मंगेशकर थी जो मेरे सामने थी, उनको देख के मैं बहुत इमोशनल हो गई। और उन्होंने कोई बीच में अरे अरे क्यों रो रही है ऐसे बोला। तो वो मेमोरी मैं उस मंदिर में रखना चाहती हूँ। उसके आजू बाजू में अगर इतना भी जगह होगी तो भी बस है, वहाँ गुरुकुल चलेगा। मेरे जाने के बाद अभी भी हो सके तो जब भी मैं बनाऊँ, उस गुरुकुल में कोई पैसा नहीं लेगा ना देगा। फ्री संगीत सिखाया जाएगा, फ्री संगीत सीखा जाएगा। और वो आप म्यूजिक कंपनी का गुरुकुल एकलव्य मेरी तरह कोई पागल नहीं होगा जो ऐसे ही गाते रहेगा। और मैं चाहती हूँ ये मेरा सपना पूरा हो। क्या बात है। में हूँ मैं। यही मेरा सवाल था कि आपका सपना क्या है, और आपने बता दिया कि आप एकलव्य करके एक संस्था बनाना चाहती है जो न किसी से लेगा न किसी को देगा, सब कुछ फ्री में होगा। संगीत पैसे की नहीं होना चाहिए। मेरे डैडी एक ही बात से मुझसे नाराज है कि मैं इसे कमर्शियली कर रही हूँ। मेरी मजबूरी है कि मुझे इसे टिकट शो ये वो करना पड़ता है, क्योंकि हॉल मुझे फ्री नहीं मिलता या जो भी चीज़ें हैं वो फ्री नहीं मिलती, इसलिए मुझे ये करना पड़ता है। लेकिन मेरे जाने के बाद मुझे हॉल बुक करना ही नहीं है। वो मंदिर में आओ, गाओ, सीखो, सिखाओ, कोई पैसे का उसमें स्वार्थ नहीं हो। ये मैं चाहती हूँ, ये मेरा अल्टीमेट ड्रीम है, पर्पस ऑफ लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल पूरा होगा। जहाँ पर सच्चाई, ईमानदारी, सेवा है, वहाँ पर भगवान भी है। बस एक छोटे से 2 सवाल है, बिल्कुल छोटे से, कि आपका आगे मैसेज क्या है हमारे गायकों के लिए? मैसेज इतना ही है, दिल से गाओ, भक्ति से गाओ। संगीत को अपना एक वो मत समझो कि ऐसे टाइम पास के लिए मत लो, सीखो उसको, समझ के गाओ। और उसके लिए गुरुकुल में आओ और सीखो। जब तक मैं हूँ तब तक सीखो। बात मैं भी सीख रही हूँ अपने गुरुओं से। मुझसे जो बने आप मुझसे सीखो। इससे भी ज़्यादा सीखना है। अच्छे गुरु, महान कलाकार अभी भी अपने आसपास ढूंढो और आगे बढ़ो, अच्छा संगीत करो। जी, हम शुक्रगुजार हैं डॉक्टर अपर्णा जी के और उनकी माया दीदी के लिए, जिन्होंने अपर्णा जी के बारे में बहुत कुछ बताया। और आज हमने बहुत कुछ जानकारियाँ ले ली अपर्णा जी से। अगर आप भी एक किसी को कोई सवाल पूछना है तो मोस्ट वेलकम। अदरवाइज में है किसी को पूछना है ऑडियंस में से? भवेश जी, आपको सवाल पूछना है? इसके बाद बस ये आखिरी सवाल होगा। आइए। हाँ, बोलिए। मेरा सवाल नहीं है कोई मैम से। जब मैम ने पहली बार क्लास चालू किया था डोंबिवली में, हम लोग 3rd फ्लोर पे रहते थे, मैम 1st फ्लोर पे रहते थे। और फर्स्ट टाइम उन्होंने क्लास चालू किया था, हम लोग 8 स्टूडेंट थे। तो टीचर ने बोला गाओ पे, तो मुझे लगा जोर से गाएंगे, चिल्लाएंगे तो खुश होंगे। मैडम ने मेरा गाना बोलता है गाना गाने का है, चिल्लाना नहीं है। तो उन्होंने तब से जो शिक्षा दी 8 स्टूडेंट को मन से सिखाया, और उन्होंने सच में दिल से जो उनके लिए संगीत के लिए प्रेम है वो हमने देखा। तभी से हम लोग सब उनसे जुड़े। आज कम से कम 33 ईयर हो गए, 33 ईयर। इसके लिए उनका बहुत थैंक्स होता। बहुत ही अच्छा बताया आपने। और आज जानकारी मिल गई कि वहाँ डोंबिवली में भी
इन्होंने सिखाया है। साथियों, अब वक्त का तकाजा है कि हम इस इंटरव्यू को यहाँ ही समाप्त करें, क्योंकि हमारा आगे का प्रोग्राम भी अभी और बाकी है। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे SK TV, सिंधी कच्छी TV के, जिन्होंने ये मौका दिया कि मैं अपर्णा जी का इंटरव्यू ले लूँ, क्योंकि हम उन्हीं पर्सनैलिटीज़ को बुलाते हैं जिन्होंने अपने काम को हासिल किया है। मैं धन्यवाद करूंगी आप सबका भी, जिन्होंने अपना कीमती वक्त देकर इस इंटरव्यू को सुना और देखा, और शायद फिर से एक बार मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय झूलेलाल।